हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम BNS 2023 की फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन नंबर 20 लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, सभी प्रकार की लूट में या तो चोरी का उद्यापन होता है, स्पष्ट कीजिए। लूट चोरी है या उद्यापन, विवेचना कीजिए और लूट एवं डकैती में अंतर कीजिए। अथवा लूटना चोरी है या बलात् ग्रहण, विवेचना कीजिए। संपत्ति संबंधी कारित सर्वाधिक प्रचलित अपराधों में चोरी के बाद लूट का स्थान है। वस्तुतः चोरी का ही एक गंभीर रूप प्रत्येक लूट में या तो चोरी या उद्यापन निहित होता है। ठीक है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि लूट में चोरी एवं उद्यापन के बारे में विस्तृत सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। मतलब लूट में चोरी एवं उद्यापन के सारे तत्व निहित रहते हैं। किसमें? लूट के अंदर। ठीक है। चोरी एवं उद्यापन के आवश्यक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे तत्व हैं जो चोरी या उद्यापन को लूट बना देते हैं। ठीक है। चोरी और उद्यापन के अंदर कुछ ऐसे तत्व हैं जो उद्यापन को या चोरी को लूट बना देते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे हो उद्यापन क्या होता है। उद्यापन का मेन इंग्लिश के अंदर होता है एक्सटॉर्शन। ठीक है। एक्सटॉर्शन मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को डर या धमकी देकर संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या किसी चीज़ को सौंपने के लिए मजबूर करना, जिससे मूल्यवान प्रतिभूति में बदलाव आ सके। ठीक है। मतलब आपने देखा होगा किसी भी आदमी को जोर जबरदस्ती किसी काम करने के लिए मजबूर करना। ठीक है। उसको बोलते हैं उद्यापन, एक्सटॉर्शन। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309, ये देखो 309 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सब प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। ठीक है। धारा 309 में बताया गया है कि सभी प्रकार की लूट के अंदर चोरी या तो चोरी होगी या फिर एक्सटॉर्शन होगा। ठीक है। इन दोनों के बिना लूट नहीं हो सकती। ठीक है। चोरी कब लूट बन जाती है उसके बारे में देखते हैं। संविधान की धारा 300 संहिता की धारा 309 में उपधारा 2 के अनुसार चोरी लूट है। चोरी क्या है? लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त संपत्ति को ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी मृत्यु, उपहति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। इस संहिता की धारा 309 की उपधारा 2 में बताया गया है कि चोरी लूट कब हो जाती है? चोरी लूट तब हो जाती है जब चोरी करने के दौरान अभियुक्त के द्वारा, ठीक है, प्रतिवादी के द्वारा, अगर वहाँ पे चोरी कर रहा है वो और चोरी करने के दौरान उसने संपत्ति ले जाने का प्रयत्न करने में उस अपराधी के द्वारा स्वेच्छा किसी की मृत्यु या उपहति कारित करना या उसका सदोष अवरोध करना या वहाँ पे घटना स्थल पर तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करना, अगर ये सारे तत्व उस चोरी के अंदर विद्यमान है तो वो चोरी लूट बन जाएगी। मतलब क्या हुआ? चोरी तो एक नॉर्मल होता है। ठीक है। लेकिन जब लूट कब होती है? जब किसी को भय दिखाकर, किसी को प्रताड़ना करके, किसी को प्रताड़ित कर कर, किसी को डरा कर, धमका कर कुछ लूट करते हैं, कुछ चोरी करते हैं, उसको बोलते हैं लूटना। जैसे बैंकों में आपने देखा होगा, बैंक में आपने फिल्मों में देखा होगा, रॉबरी होती है, लूट होती है वहाँ पे। ठीक है। वो क्या होते हैं? वो एक गन रखते हैं अपने पास में, गन लगा देते हैं सबके हेड के ऊपर, फिर वो लूट करते हैं। तो क्या वो एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं अपना। ठीक है। फिर वो करते हैं, तो उसको बोलते हैं लूटना।
चोरी नहीं बोलेंगे उसको। चोरी तो क्या बोलते हैं, जहाँ पर किसी की मृत्यु का अर्थ नहीं हो, जहाँ पर किसी का एक्सटोर्शन नहीं हो, जहाँ पर किसी को उपपत्ति का अर्थ नहीं होती हो, ठीक है, वहाँ पे बोलेंगे उसको चोरी। लेकिन जहाँ पर अगर किसी को उपपत्ति का अर्थ हो रही है, किसी की मृत्यु का अर्थ हो रही है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, तो वहाँ पे वो चोरी क्या बन जाएगी, लूट बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। उपयुक्त परिभाषा से यह तो स्पष्ट है कि सभी प्रकार की लूट में चोरी निहित रहती है। ठीक है, और चोरी के निम्नांकित सारे तत्व विद्यमान रहते हैं। अब वो तत्व कौन कौन से हैं जो चोरी करने के दरमियान होते हैं? किसी व्यक्ति के कब्जे में की, ठीक है, कब्जे में करना। किसी जंगम संपत्ति की अपने क्या करते हैं, चोरी करते हैं। मतलब चोरी कौन करता है? चोरी जंगम संपत्ति क्या होती है? जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, उसको भी बोलते हैं जंगम संपत्ति। ठीक है, ऐसे व्यक्ति की सम्मति के बिना, मतलब किसी व्यक्ति की सम्मति के बिना चोरी करते हैं अपन। ठीक है, मान लो कोई चोर है, वो बाइक उठाता है अपने घर के बाहर से, तो वो क्या करता है, अपनी अपनी परमिशन थोड़ी लेगा, वो बाहर के बाहर उठा के ले जाएगा। तो उस चीज़ पे मोटरसाइकिल खड़ी है मान लो घर के बाहर, तो उसमें अपना कब्जा रहेगा, और अपनी संपत्ति रहेगी, अपनी जंगम संपत्ति रहेगी, अपनी सम्मति के बिना वो लेके जाएगा, और बेईमानी पूर्वक आशे से लेके जाएगा उसको बेचने के पर्पज़ से। ठीक है, और उसको हटाया जाना मतलब क्या, अपने घर के आगे से उस मोटरसाइकिल को हटाया जाना। तो ये क्या हो गया, ये सारे तत्व हो गए चोरी के अंदर। ये चोरी करने के लिए तत्व विद्यमान है। मतलब जो अगर ये तत्व किसी घटना में हैं तो चोरी कहलाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है। इसके अलावा कुछ ऐसे अतिरिक्त तत्व हैं जो चोरी को लूट रूप प्रदान कर देते हैं। अब चोरी को लूट बनाने के लिए कौन कौन से तत्व नियुक्त होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। देखो कैसे। चोरी करने में या उस चोरी द्वारा प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अभियुक्त द्वारा क्या होना चाहिए, स्वेच्छा, किसी की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध होना चाहिए। ठीक है, स्वेच्छा, किसी की मृत्यु का अर्थ होनी चाहिए उस घटना के अंदर। उपहति क्या होता है, चोट लगना, किसी को चोट का अर्थ होनी चाहिए। सदोष अवरोध क्या होता है, बलपूर्वक किसी का अवरोध करना। ठीक है, उसको बोलते हैं सदोष अवरोध होना चाहिए वहाँ पे। खै क्या हो गया, तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करना या कारित करने का प्रयत्न करना भी किस में हो जाएगा, ये लूट में हो जाएगा। ठीक है, पहले तो चोरी थी, अब वो लूट में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये तत्व विद्यमान हो गए। कौन कौन से? स्वेच्छा, किसी मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध का होना, या फिर तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करना या कारित करने का प्रयत्न करना। ठीक है, इस प्रकार लूट में चोरी के समस्त तत्वों के साथ साथ मृत्यु, उपपत्ति, सदोष अवरोध कारित करने या इनका तत्काल भय उत्पन्न करने का अतिरिक्त तत्व विद्यमान रहता है। आई बात समझ? ठीक है, अब सदोष अवरोध समझ गए ना यहाँ पे। चलो चलो सदोष अवरोध भी बताता हूँ। सदोष अवरोध क्या होता है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अधिकार है सड़क पर जाने का, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको सड़क पर जाने से रोकते हो, रोड पर जाने से रोकते हो, तो वो क्या हो गया, सदोष अवरोध हो गया। मतलब किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों के विरुद्ध रोकना, उसको बोलते हैं सदोष अवरोध। ठीक है, ये होता है। चलो अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। इस धारा में प्रयुक्त शब्द उस उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। इनका अभिप्राय यह है कि मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध कारित करने या भय उत्पन्न करने का उद्देश्य होना चाहिए चोरी करने के लिए। ठीक है, चोरी की संपत्ति ले जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या है, देखिए, ले जाने का प्रयत्न करने के लिए। ठीक है, ऐसी मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध कारित करना या तत्काल ऐसा कृत्य करने का भय उत्पन्न करना, ये क्या है, इंद्रसेन बनाम सियाराम के मामले के अंदर। यदि ऐसा कृत्य या भय किसी अन्य उद्देश्य के लिए कारित या उत्पन्न किया जाता है तो उसे लूट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा ही कृत्य या भय किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो उसको लूट नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि इस धारा की प्रयोज्यता के लिए मात्र भय उत्पन्न करना ही पर्याप्त है। ठीक है, इस धारा की प्रयोज्यता, इस धारा के प्रभाव के लिए मात्र भय करना ही काफ़ी होता है चोरी को लूट में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है, अस्फाक बनाम स्टेट के मामले उसने उच्च न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया है कि लूट के लिए अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न करने के लिए किसी हथियार का उपयोग किया जाना मात्र पर्याप्त है। ठीक है, उस हथियार से वास्तव में वेदना, घाव करना या गोली चला देना आवश्यक नहीं है। मतलब अस्पाक बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया है कि इस मामले में किसी व्यक्ति को डराना ही काफ़ी है। उसको वेदना मतलब उसका घाव, उसको वेदना मतलब होता है गोली चलाना, घाव करना या गोली चला देना आवश्यक नहीं होता।
ठीक है, और उन्हें डराना ही काफ़ी होता है फॉर रॉबरी के लिए, ठीक है, लूट के लिए। ओके, इसको एक उदाहरण से देख लेते हैं अपन। कै ख को दबोच लेता है, ठीक है, कै ख को दबोच लेता है और ख कपड़े में से ख का धन आभूषण ख की सम्मति के बिना, देखो, कपट पूर्वक निकाल लेता है, ठीक है, सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहाँ कै ने चोरी की है, ठीक है। अब चोरी करने के लिए स्वेच्छा ख का सदोष अवरोध कार्य करता है, ठीक है, सदोष अवरोध कर दिया उसने, नीचे पटक दिया उसको, दबा दिया उसको। यहाँ क्या लूट करता है, समझ में आ गई बात। मतलब कि उसने बलपूर्वक उसको नीचे लेटा दिया, उसको ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो वो क्या होगा, वो सदोष अवरोध हो गया। और सदोष अवरोध की किस परिभाषा में आता है, सदोष अवरोध आता है लूट की परिभाषा के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। इस संबंध में हरिश्चंद्र बनाम स्टेट का एक अच्छा प्रकरण है। इसमें दो व्यक्तियों ने चलती गाड़ी में से एक व्यक्ति की घड़ी, देखो, छीन ली। दो व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की घड़ी छीन ली। जब वे व्यक्ति घड़ी लेकर गाड़ी से उतरने लगे तो पीड़ित व्यक्ति ने शोर मचाया, फिर उस अभियुक्त व्यक्ति ने उसके थप्पड़ मार दी, तो इसे लूट माना जाएगा, ठीक है। क्यों लूट, उसने उस परिवादी के थप्पड़ मार दिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे भय, वहाँ पे डराना धमकाना वो अप्लाई हो गया वहाँ पे। तो वो जो चोरी थी पहले, वो किस में कन्वर्ट हो गई, लूट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। लेकिन जहाँ चोरी के पश्चात अभियुक्त अपने स्वयं के भागने के लिए किसी व्यक्ति को प्रतिकार करता है, तो इसे नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये एक अपवाद है इसमें, देखो, इसमें तितर दुषाद बनाम स्टेट के मामले में बोला गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर चोरी के अपराध को लूट का अपराध बनाने के लिए चोरी करते समय क्षति की धमकी अवश्य ही होनी चाहिए। देखो ये आगे बात समझ में, चोरी करते समय क्षति की धमकी अवश्य ही होनी चाहिए। अब देखो, उद्धापन कब लूट बन जाती है, उद्धापन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटोर्शन, ठीक है। वो कब लूट बन जाती है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, संहिता की धारा 309 की उपधारा 3 के अनुसार उद्धापन लूट है, ठीक है, यदि अपराधी वह उद्धापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में और उस व्यक्ति को स्वयं, उसकी या अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उद्धापन करता है, और इस प्रकार उद्धापन की जाने वाली किसी चीज़ उसी समय और वहाँ ही परिदत करने के लिए उत्प्रेरित करता है, ठीक है, तो वो क्या आ जाती है, वो हो जाती है उद्यापन लूट के अंदर। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि लूट में उद्यापन के सारे तत्व निहित होते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को उपपत्ति के भय में डाला जाना, ठीक है, भय दिखा दिया। उपपत्ति मतलब क्या होता है, चोट कारित करने का भय दिखाना, ठीक है। भय स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कारित किया जाना, ठीक है, जिसके पास चोरी कर रहा है, इसको डरा रहा धमका रहा है, उसके साथ करना है, फिर उसके साथी के साथ करना, भय करना। इसे भय का परिणाम उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य होने के लिए देने के लिए प्रेरित करता है। डराता है, धमकाता है, भाई हमारे को पैसे दे दो, धन दे दो, आभूषण दे दो तुम्हारे, ठीक है, ये होना चाहिए। ऐसा कार्य बेईमानी पूर्वक अवश्य से किया जाना चाहिए, ऐसा कार्य बेईमानी पूर्वक अवश्य से किया जाना चाहिए। तो वो क्या होगा, वो उद्यापन लूट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब उद्यापन एक बार और बता देता हूँ क्या होती है। देखिए, किसी व्यक्ति को डर या धमकी देकर संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या किसी चीज़ को सौंपने के लिए मजबूर करना, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में बदल जा सके, ठीक है। किसी व्यक्ति को डरा कर धमका कर कोई मूल्यवान संपत्ति होती है वो देना, वो किसी और को सौंपने के लिए उसको मजबूर करना, उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन, ठीक है। आगे बात समझ में। लूट में उपयुक्त अलावा, इन सभी के अलावा कुछ अतिरिक्त तत्व भी निहित रहते हैं, ठीक है, जो ऊपर दे रखे इनके अलावा भी तत्व निहित रहते हैं लूट में। उद्यापन द्वारा लूट में अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में होता है, ठीक है, जो भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में होगा, ठीक है, उद्यापन। यहाँ उपस्थिति तभी साबित होती है जब वह उस अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपपत्ति के, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो, ठीक है, उसके पास होना चाहिए।
उसके द्वारा उद्यापन किया गया होना चाहिए। यह उद्यापन उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह उद्यापन तत्काल मृत्यु, तत्काल उपपत्ति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर किया जाता है। अंततः इस प्रकार भय में डालकर अपराधी के द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली चीज उसी समय और वही परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है, उसी समय जैसे मान लो बैंक में गए, वो बैंक में क्या बोलते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, वहाँ पे उद्यापन करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, उनके माथे पे गन रख देते हैं, लूटते हैं। तो क्या होता है, उसी समय और वहीं पर परिदत्त करने, परिदत्त मतलब क्या होता है, देना, किसी को कोई चीज़ सौंपना, किसी को कुछ चीज़ देना, उसको बोलते हैं परिदत्त। तो परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है, बैंक मैनेजर कनपट्टी पे लगाए बंदूक और बोला जाओ पैसे लेके आओ, तो वो बेचारा जाएगा भगा भगा, और वो उसी समय और वहीं पर सभी लोगों के सामने धन लेके आएगा, पैसे लेके आएगा, और उसको पैसे लाने के लिए उसको मजबूर करेंगे। तो उसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। ठीक है, उसको बोलते हैं लूट एंड एक्सटॉर्शन। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। कै खै को राजमार्ग मिलता है। ठीक है, कै खै को राजमार्ग पे मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है और खै की थैली मांगता है। ठीक है, कै जो है वो एक राजमार्ग पे जा रहा था, वहाँ से खै भी आ रहा था, तो खै को पिस्तौल दिखाता है और खै की थैली मांगता है। परिणाम स्वरूप खै अपनी थैली दे देता है। भाई सीधी सी बात है, बंदूक लगाएगा तो थैली दे देगा। यहाँ कै ने खै को तत्काल उपपत्ति का भय दिखाकर थैली उद्यापित की है। ठीक है, थैली ली है, उद्यापित करने समय वह उसकी उपस्थिति में, अतः कै ने लूट की है। बिल्कुल सही बात है, लूट किया है। लूट में क्या, लूट में वही तो होता है डराना धमकाना। ठीक है, लूट की है। इसी प्रकार राजमार्ग कै खै एवं खै के शिशु से मिलता है। कै उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है कि यदि खै को अपनी थैली पर नहीं करता है तो शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा, मतलब ऊपर से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप खै अपनी थैली परिवर्तित कर देता है, खै अपनी थैली दे देता है। यहाँ कै खै को भय कायरत करके करेगा, कै खै को भय कायरत करके करेगा, खै से उसकी थैली उद्यापित की है, अतः कै ने लूट की है। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार उद्यापन को लूट बनाने वाले दो तत्व होते हैं। एक तो क्या होता है, तत्काल भय होता है, एक होता है अपराधी की उपस्थिति। ठीक है, दोनों होते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं डकैती और लूट में क्या अंतर होता है। ठीक है, आई होप ये आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार और इसके सीरीज़ को इस क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लूट और डकैती में अंतर। देखो, डकैती लूट का एक गंभीर रूप है। ठीक है, प्रत्येक डकैती में लूट विद्यमान रहती है। ठीक है जी, प्रत्येक डकैती में लूट विद्यमान रहती है। डकैती क्या होती है, डकैती में डाकू होते हैं। डाकू क्या करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं अपने को, फिर वो पैसे लूट के लेके जाते हैं। तो क्या बोला है, प्रत्येक डकैती के अंदर लूट विद्यमान रहती है। इन दोनों में मुख्य रूप से केवल एक ही अंतर है, वह है अभियुक्त की संख्या का। ठीक है, लूट और डकैती में केवल एक ही अंतर है, वो क्या है, अभियुक्त की संख्या का। देखो, डकैती में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति मिलकर लूट करते हैं। ठीक है, डकैती में क्या होता है, 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर लूट करते हैं। ठीक है, ये होता है मेन इम्पोर्टेंट। जबकि लूट के लिए अभियुक्तों की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। इस प्रकार डकैती के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों को होना आवश्यक है, जबकि लूट के लिए नहीं। ठीक है, तो डकैती और लूट में मुख्यतः एक डिफरेंस है कि डकैती जो करी जाएगी वो 5 या 5 से अधिक लोगों के लिए की जाएगी, 5 से अधिक लोगों के द्वारा की जाएगी, जबकि लूट के लिए कोई भी अभियुक्तों की संख्या यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करी गई है। ठीक है, लूट कितने भी व्यक्ति कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकता है, 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो डकैती है वो कम से कम 5 व्यक्ति के द्वारा की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।